साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके सभी पहलुओं की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मौर्य साम्राज्य को। तो देखिए, नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को मारकर जिस व्यक्ति ने मौर्य वंश की स्थापना की उसका नाम यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस बताया। क्या बताया था? सेंड्रोकोटस बताया था। और सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इस सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। अब बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के विषय में जो जानकारी के जो प्रमुख सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका एवं अन्य यूनानी जो विवरण हैं वो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस तथा ढूंढी राज की मुद्रा राक्षस पर टीका, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, अशोक के अभिलेख, क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी, सोमदेव कृत कथा सरित सागर। यदि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो इसके रचनाकार कौन रहे? चाणक्य। या कौटिल्य के अन्य जो नाम मिलते हैं वो क्या क्या हैं? विष्णुगुप्त और चाणक्य। अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति एवं लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में कुल 15 अभिकरण या भाग हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुष तथा थर्ड पर्सन की शैली में लिखी गई है और डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित करवाया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न तो किसी मौर्य शासक का नाम का वर्णन है और न ही मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का। इसमें सैन्य प्रशासन एवं नगर प्रशासन का भी वर्णन नहीं मिलता। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई सामान्य पुस्तक है। इसी में सप्तांग सिद्धांत के बारे में बात की गई है। तो कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये सप्तांग तत्व कौन से 7 तत्व कौन से हैं? इसमें पहला है स्वामी अर्थात राजा, दूसरा है अमात्य जो अधिकारी होते हैं, जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र, चौथा है दुर्ग अर्थात किले, पांचवा है कोष अर्थात धन, छठा है दंड अर्थात सेना और सातवां है मित्र। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें जो दिए गए हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र जो है गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ है और जहाजरानी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों को भी, जो शूद्र थे उनको भी आर्य कहा है और इन्हें आर्मी में या सेना में भर्ती होने के योग्य माना है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इसमें से अहिर्तक जो होते हैं ये अस्थायी दास थे। आगे बात करते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो मौर्य साम्राज्य के विषय में एक बृहद जानकारी देता है। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो कि 150 ईस्वी का है में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय यहाँ का प्रशासक कौन था? जब ये झील का निर्माण कराया गया था तो यहाँ का प्रशासक या राज्यपाल जो था वो पुष्पगुप्त वैश्य था। अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया और उस समय यहाँ का राज्यपाल कौन था? तुशासक जो कि एक यवन था। रुद्रदामन के समय में इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया और उस समय राज्यपाल सुविशाख था। स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त राज्यपाल हुआ। उसके पुत्र एवं गिरनार नगर के प्रशासक चक्रपालित ने इस झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया। इस प्रकार जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों का कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन एवं स्कंदगुप्त एवं उनसे संबंधित राज्यपालों का विवरण यहां से प्राप्त होता है। अब अशोक के अभिलेखों की बात करें, यह भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख सोर्स हैं। देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। किसने? D.R. भंडारकर महोदय ने। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख जो था वो दिल्ली मेरठ अभिलेख था।
अशोक के अभिलेख को देखते हैं किस प्रकार से इसका वर्गीकरण है। तो इनके अभिलेखों को 3 पार्ट में बांटा जाता है, शिलालेख, रॉक एडिक्ट्स, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, और गुहालेख, केव इंस्क्रिप्शन। जो शिलालेख हैं ये 2 टाइप्स के हैं, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी 2 टाइप्स के हैं, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। इन सभी अभिलेखों की, जो ये अभिलेख हैं अशोक के, इन सभी अभिलेखों की भाषा जो है वो प्राकृत है, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए। भाषा प्राकृत है परंतु लिपियां अलग अलग हैं। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, चाहे वो दीर्घ हो या लघु हो, एवं गुहा लेखों की लिपियां केवल क्या हैं, ब्राह्मी हैं। ठीक है, तो जो दीर्घ शिलालेख हैं वो अन्य लिपियों में है, खरोष्टी, आर्मेइक एवं यूनानी लिपियों में भी पाए गए हैं। देखिए, भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियां ही खरोष्टी, आर्मेइक एवं यूनानी हैं, बाकी की ब्राह्मी हैं। अब बाहर के कौन से हैं जिनकी लिपियां खरोष्टी, आर्मेइक एवं यूनानी हैं? तो सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख ये खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख आर्मेइक लिपि में है। कंधार के शरेकुना से प्राप्त अभिलेख जो हैं ये यूनानी एवं आर्मेइक लिपि में है, ये द्विभाषिक लेख में है। ये जलालाबाद लघमान से प्राप्त अभिलेख ये आर्मेइक लिपि में है। तो खरोष्टी लिपि में कौन सा है? सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा का अभिलेख। अब बात करते हैं कि अशोक के अभिलेख एवं उनमें वर्णित जो विषय हैं उन विषयों की बात करते हैं। तो जैसे पहला जो शिलालेख है, पहला शिलालेख, इसमें जीव हत्या पर, पहले शिलालेख में जीव हत्या पर निषेध के संबंध में बात की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें सीमांत राज्यों, दूसरे में सीमांत राज्यों जैसे कि चोल, पांड्य, शालिपुत्र, केरलपुत्र जो कि चेर कहलाते थे, एवं ताम्रपर्णी प्रदेशों का वर्णन मिलता है। यहां ध्यान रखिएगा, जो दूसरा शिलालेख और तीसरा शिलालेख, इसमें जो सीमांत राज्य हैं इनके बारे में चर्चा की गई है दूसरे और 13वें शिलालेख में। अंत्योक, यवन राज एवं अन्य पड़ोसी राजा का इसमें वर्णन मिलता है दूसरे शिलालेख में। अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख भी किया दूसरे शिलालेख में। जो तीसरा शिलालेख है, इसमें क्या है? राजकीय अधिकारियों जैसे कि प्रादेशिक या रज्जुक को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पे जाएं राज्य के। कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख तीसरे शिलालेख में किया गया है। चौथा शिलालेख की बात करें, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है। और 6वां शिलालेख जो है, इसमें तीव्र गति से कार्य संपादन हेतु अशोक कहता है कि मैं प्रजा का कार्य सब जगह से करता हूं। मैं मतलब यदि वह जो है अपने बागों में विचरण कर रहा है या कहीं पर और जगह पे है, तो हर जगह पे उसने अपने अधिकारियों को कहा है कि राज्य के बारे में कोई भी सूचना उसे हर समय दी जाती रहे। 7वां शिलालेख जो है, इसमें सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें क्योंकि सब संयम एवं चित्त की शुद्धि चाहते हैं। 8वां शिलालेख की बात करें, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा का प्रारंभ किया एवं इसकी शुरुआत कहां से करता है? बौद्ध गया से की। 9वां शिलालेख, सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख इसमें किया गया है। और 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने यश एवं कीर्ति की जगह धम्म का पालन करने पर बल दिया है। 11वां शिलालेख, धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां शिलालेख, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात अर्थात या 9वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी 13वें शिलालेख में कही गई है। और विभिन्न राज्यों का वर्णन भी यही मिलता है। अंत्योक ये यमन का राजा, तुलामय ये मिस्र का राजा था जिसको टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के नाम से पहचानते हैं। अंतेकिन मकदूनिया का एंटीगोनस गोनेटस था। मक इसे साइरिन के मैगास के रूप में जाना जाता है। आलिक सुंदर या आलिक सुदल ये एपिरस का अलेक्जेंडर के रूप में जाना जाता है। दक्षिण के राज्यों का वर्णन भी इस 13वें शिलालेख में मिलता है। चोल, पांड्य, शालिपुत्र, केरलपुत्र जो कि चेर के रूप में जाना जाता है, एवं ताम्रपर्णी। जो 14वां शिलालेख है, ये अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। लघु शिलालेख में, जो लघु शिलालेख हैं, इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। मस्की अभिलेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है।
भाब्रू या बैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है तथा इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के तीरत्न, कौन से तीरत्न है, बुद्ध, धम्म एवं संघ का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के तीरत्न कौन से हैं, बुद्ध, धम्म तथा संघ। एरगुडी अभिलेख में लिखने की शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं होती है, इसे ब्रुष्टोफेडन कहते हैं। स्तंभ लेखों में मुख्य रूप से धम्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख मिलता है। जैसे यहां पे हमने क्या कहा पहले, लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है, लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, जबकि जो स्तंभ लेख हैं इसमें मुख्य रूप से धम्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, जिसको फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। यह अशोक का अंतिम अभिलेख भी है जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। लघु स्तंभ लेखों पर, जो लघु स्तंभ लेख है, इस पर अशोक की राजघोषणाएं खुदी हुई हैं। कौशांबी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी, जो कौशांबी तथा प्रयाग के स्तंभ है, इसमें अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुमिनदेई स्तंभ लेख, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है, से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहां आया, लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान। लुम्बिनी में ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। उसने यहां धार्मिक कर, जो कि बलि के रूप में जाना जाता था, धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया था, भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया। इसे, ये जो रुमिनदेई स्तंभ लेख है, इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक के सारेकुना, जो कि कंधार में है, तो सारेकुना अभिलेख ग्रीक व आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त होता है। 1879 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के लेखों का एक संग्रह कॉर्परन इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, ये नाम है, इसमें प्रकाशित कराया। अब गुहा लेख की बात कर लेते हैं, केव इंस्क्रिप्शन की। देखिए, अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ी में अपने राज्याभिषेक के 12वें व 19वें वर्ष में क्रमशः 2 गुफाओं, 12वें वर्ष में सुदामा गुफा तथा 19वें वर्ष में कर्ण चौपार गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम क्या है, खलवीतक पर्वत है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष एक अन्य गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा का भी निर्माण कराया तथा अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं, गोपी, लोमरसी एवं वडथिका गुफा का निर्माण कराया। इन गुहा लेखों की भाषा जो है प्राकृत व लिपि ब्राह्मी है। अब मौर्यकालीन कुछ अन्य अभिलेखों की बात कर लेते हैं। एक है आपका मध्य प्रदेश के सीहोर से प्राप्त पानगोरिया गुहा लेख की, इसमें अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। दूसरा लंपक अभिलेख, ये आधुनिक लगमान अर्थात काबुल में है, सीरियाई भाषा में लिखा गया है। तीसरा है महास्थान अभिलेख, जो कि पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले में स्थित है। महास्थान क्षेत्र जो है ये पुंडरनगर क्षेत्र कहलाता था। इस क्षेत्र में महामात्यों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का उल्लेख है। चौथा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्राप्त गौरा ताम्रलेख, यह प्रथम ताम्र अभिलेख है। इसमें भी अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। तो अकाल के समय जो राज्य की द्वारा व्यवस्था होनी है उसके बारे में महास्थान अभिलेख और सोहगौरा ताम्रलेख दोनों में मिलता है। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए, इनका जो काल रहता है, मतलब टाइम पीरियड रहा है, वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व ये सिंहासन पर बैठते हैं और 298 ईसा पूर्व तक ये राज करते हैं। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। राजवंशी चिन्ह इनका क्या रहा है, मौर्यों का ध्यान रखिएगा, मौर्यों का राजवंशी चिन्ह जो है वो मयूर रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम मिलते हैं। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नामों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? सैंड्रोकोटस, ये स्ट्रेबो, एरियन व जस्टिन ने इसका प्रयोग किया है। एंड्रोकोटस, एपियानस एवं प्लूटार्क ने इसका इस्तेमाल किया है।
और सैंड्रोकोप्टस इसी तरह मिलता जुलता है, सैंड्रोकोप्टस है, ये एक सैंड्रोकोप्टस है और ये सैंड्रोकोप्टस है। इसका प्रयोग निरियाकस ने किया है। देखिए 28 फरवरी 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियां हैं उनमें क्या है, उत्तर पश्चिमी सीमा विवाद को सुलझाना, मगध की विजय। यहां पर मगध की विजय में क्या होता है, नंद शासक धनानंद को ये पराजित करते हैं और नंद साम्राज्य का सेनापति कौन था, भद्रशाल था। तीसरा जो है सेलुकस से युद्ध होता है, ये 305 से लेकर के 304 ईसा पूर्व में होता है। देखिए सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेलुकस बेबीलोन का जो है वो राजा बनता है और काबुल के मार्ग से होते हुआ वह सिंधु नदी को पार करता है तथा चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना होता है और चंद्रगुप्त के द्वारा इसको पराजित किया जाता है। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के बीच में एक संधि होती है और इस संधि के तहत सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य प्रदान किए, हेरात मतलब एरिया, कंधार का आराकोशिया, मकरान तट का जेड्रोशिया और काबुल का पेरीपेनी शदाई। मतलब ये हेरात, कंधार, मकरान तट, काबुल ये दहेज में देता है। सेलुकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है। यही मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तिका लिखी जाती है। चंद्रगुप्त की पश्चिमी सीमा, चंद्रगुप्त की यदि सीमा विस्तार की देखें कि इनका राज कितना विस्तारित था, तो चंद्रगुप्त की पश्चिमी सीमा हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत हो गई। जैन ग्रंथ राजावली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र सिंहसेन को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत जो कि कर्नाटक में है वहां चला जाता है और वहीं तपस्या करके संलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं बिंदुसार, जिन्हें अमित्र चेटस भी कहा जाता है। अमित्र चेटस ये 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। यूनानियों ने इन्हें अमित्र चेटस या अमित्र घात कहा, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इनका एक नाम सिंहसेन भी मिलता है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहां के अमात्यों जो अधिकारी थे, अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह होता है जिसे दबाने हेतु मालवा व उज्जैन के प्रशासक, उस समय के प्रशासक अशोक को भेजा जाता है। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा इनके दरबार में और बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस से निम्नलिखित वस्तुएं मांगी। क्या क्या? अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। तो दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को जो है वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के बारे में। अशोक जो हैं ये 273 बीसी से लेकर के या ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व या बीसी तक जो है शासन करते हैं। कुल 41 वर्ष तक इनका शासन रहता है। बौद्ध साहित्यों के अनुसार अशोक प्रारंभ में अत्यंत क्रूर शासक था और अपने 99 भाइयों की हत्या कर उसने गद्दी प्राप्त की। यद्यपि यह पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन इतना अवश्य था कि गद्दी के लिए कोई ना कोई युद्ध होता है, क्योंकि गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक होता है, जबकि गद्दी पर 273 ईसा पूर्व ये बैठते हैं। अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः अशोक का नाम देवानप्रिय मिलता है, परंतु मशकी, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़गोलन में हमें इनका मूल नाम जो है अशोक ही प्राप्त होता है। अशोक की माता का नाम शुभ द्रांगी था, जबकि अभिलेखों में उसकी एकमात्र पत्नी करुवाकी और एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख है, परंतु बौद्ध साहित्यों में उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का उल्लेख मिलता है। अशोक के गद्दी पर बैठने के बाद उसकी एकमात्र विजय कलिंग विजय थी, जिसका उल्लेख उसने अपने 13वें शिलालेख में किया है। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग विजय करते हैं ये। इस समय जब ये कलिंग पर जब आक्रमण करते हैं, इस समय कलिंग में कुलीन तंत्र शासन था, जिसमें एक परिवार के कई लोग मिल करके
प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं, इसलिए किसी एक शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, कलिंग पर कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था थी। इस कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए और उससे अधिक लोग घायल हुए। अतः अब अशोक का मन द्रवीभूत हो गया और उसने भेरी घोष को बदलकर धम्म घोष अपना लेता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर का निर्माण कराया और उसने नेपाल में देवपत्तन नामक नगर भी बसाया। इससे पता चलता है कि इसके राज्य में कश्मीर और नेपाल स्थित था। उसके अभिलेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि उसके राज्य में बंगाल से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्र शामिल थे। यह किसी भी भारतीय शासक द्वारा स्थापित सबसे बड़ा राज्य था। अशोक के धम्म की बात करते हैं तो विश्व इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किए। उसके जिन क्रियाकलापों द्वारा यह नैतिक उन्नति संभव हो सका उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। धम्म शब्द जो है ये संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूपांतरण है। हमें बौद्ध साहित्यों और अशोक के अभिलेखों से अलग अलग धम्म की जानकारी मिलती है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बौद्ध साहित्यों में उल्लिखित धम्म की बात करते हैं। तो बौद्ध साहित्यों दीपवंश और महावंश से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बाद में अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रवचन को सुनकर वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। बाद में एक अन्य बौद्ध उपगुप्त के प्रभाव में आ गया, जिसने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। महावंश से पता चलता है कि मोगल पुत्र तस्य ने अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और उसने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के राजा तिस्य के पास भेजा। उसने भी अशोक की, मतलब जो श्रीलंका का राजा तिस्य था, उसने भी अशोक की भांति देवानप्रिय की उपाधि धारण की थी और बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मोगल पुत्र तस्य हैं, इनके बारे में अशोक ने मोगल पुत्र तस्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया और इसी समय तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं और ये जो अभिधम पिटक है ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीसरा जो है ये तीसरे बौद्ध संगीत के समय इसका संकलन किया जाता है। बौद्ध साहित्यों के अनुसार इसी के बाद अशोक ने अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अब ये तो था जो बौद्ध साहित्य में धम्म की बात की गई है उसकी। अब अभिलेखों में जो अशोक के धम्म की बात है उसको भी देख लेते हैं। अशोक अपने दूसरे स्तंभ अभिलेख में स्वयं प्रश्न करता है कि धम्म क्या है। इसका उत्तर आगे चलकर वह इस प्रकार देता है कि पाप से दूर रहना, बहुत से लोगों का कल्याण करना, दया, दान, सत्य और अहिंसा ही धम्म है। वह आगे कहता है कि माता पिता की आज्ञा मानना, बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उचित व्यवहार ही धम्म है। वह धम्म में बाधक पाप की भी व्याख्या करता है। ये कौन से हैं जो बाधक हैं? जड़ता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या। अशोक के अनुसार इससे दूर रहना चाहिए। अशोक के धम्म के अध्ययन से पता चलता है कि यह एक सीधा साधा धर्म था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश है। प्रसिद्ध विद्वान फ्लीट इसे राजधर्म मानते हैं, जबकि सेनाट पूर्णतः बौद्ध धर्म और R.K. मुखर्जी इसे सभी धर्मों की साझी संपत्ति मानते हैं, जबकि भंडारकर इसे उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। उपासक बौद्ध धर्म क्या होता है? यह बौद्ध धर्म का वह भाग था जो गृहस्थों के लिए था। अशोक स्वयं गृहस्थ था। उसने एक नियम भी बनाया था कि कोई भी व्यक्ति तब तक संघ में सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने ऊपर आश्रित स्त्री और बच्चों की समुचित व्यवस्था नहीं कर देता है। वर्तमान में अधिकांश विद्वान इसे उपासक बौद्ध धर्म ही मानते हैं। अब बात करते हैं मौर्यकालीन संस्कृत की। तो इसमें सबसे पहले मौर्यकाल के प्रशासन की बात करते हैं। तो देखिए, मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी अर्थशास्त्र, इंडिका, जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा था, जिसकी सहायता के लिए योग्य अधिकारियों का एक वर्ग था जिसे अमात्य कहा गया। इन अमात्यों में से योग्यतम अधिकारियों का चयन मंत्री परिषद के लिए होता था। अर्थशास्त्र में कहा गया कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अब ये 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष कौन है? देखिए, जो 18 तीर्थ हैं ये राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी थे। प्रधानमंत्री इसमें पहला आता है। प्रधानमंत्री जो होता है चंद्रगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त या चाणक्य, जिनको चाणक्य के नाम जानते हैं।
वह कुछ समय तक बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में दोनों के बीच अनबन हो गई, तब वह कहीं और चला गया। अतः बिंदुसार ने खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। समाहर्ता, दूसरा जो तीर्थ है, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष। सेनापति, सेना का प्रमुख अधिकारी होता है। युवराज, राजा का पुत्र और उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे प्रदेष्टा कहते हैं, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, प्रदेष्टा कौन है और व्यवहारिक कौन है। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और व्यवहारिक जो होता है वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता है। नायक, सेना की किसी टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता है। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रमुख अधिकारी। दंडपाल, सेना की रसद सामग्रियों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। अनंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक या प्रमुख अधिकारी। ये अनंतपाल है सीमावर्ती दुर्गों का। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रमुख अधिकारी होता है। नागरिक, नगर का प्रमुख अधिकारी होता है। प्रशास्ता, ये राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता है। वारिक, ये राजमहल की देखभाल करने वाला अधिकारी होता है। अंतर्वशिक, ये सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी होता है। आठविक, वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। और 18वां जो तीर्थ है वो मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अब 26 अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में विभिन्न विभागों के 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, जिन्हें 1000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। तो इसमें सबसे पहले आते हैं पण्याध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। शुराध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, बूचड़खाने विभाग का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, वेश्या विभाग का अध्यक्ष। वेश्याओं के लिए रूपजीवा शब्द मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष होता है। कोष्ठागाराध्यक्ष, राजकीय कोष्ठागार या अन्नागार विभाग का अध्यक्ष होता है। कुप्याध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष होता है। या आयुधगाराध्यक्ष, राष्ट्रीय अस्त्र शस्त्र विभाग का अध्यक्ष होता है। ये शुल्काध्यक्ष, शुल्क अर्थात चुंगी वसूलने वाला अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता है। लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष होता है। लक्षणाध्यक्ष, ये राजकीय टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता है। टकसाल से ही सिक्के जारी किए जाते थे। सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। गौअध्यक्ष, पशुधन विभाग का अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष, ये राजकीय चारागाह विभाग का अध्यक्ष था। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। मुद्राध्यक्ष। नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था। पतनाध्यक्ष, बंदरगाह विभाग का अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। देवताध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष, मापतौल विभाग का अध्यक्ष। मानाध्यक्ष, समय और दूरी से संबंधित विभाग का अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, अश्वशाला का अध्यक्ष। हस्ताध्यक्ष, हस्तशाला का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष, स्वर्ण विभाग का अध्यक्ष होता था। और अक्षपटलाध्यक्ष, ये महालेखाकार होते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपको कुल 5 प्रांतों की जानकारी मिलती है। कौन कौन से हैं? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची या प्रासी, अवंती और कलिंग। देखिए जूनागढ़ अभिलेख से एक और प्रांत सौराष्ट्र का उल्लेख मिलता है। तो कुल 6 प्रांत यहां पर आपको जानने को मिलते हैं। देखिए यहां बात करते हैं। केंद्र जो है प्रांतों में विभाजित था। केंद्र जो था वो प्रांतों में विभाजित था। अशोक के अभिलेखों को 5 प्रांतों और उनकी राजधानियों, मतलब अशोक के अभिलेखों में 5 प्रांतों और उनकी राजधानियों का उल्लेख मिलता है। ये 5 प्रांत कौन से थे जो अशोक के अभिलेख में मिलते हैं? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, ये कर्नाटक में था। प्राची या प्राशी, ये पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रही है। अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैनी रही है। और कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली रही है। आगे चल करके जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से हमें एक अर्ध स्वायत्त प्रांत सौराष्ट्र और उसकी राजधानी गिरिनाथ का उल्लेख मिलता है। सौराष्ट्र और उसकी राजधानी क्या थी? गिरिनाथ। प्रांतों में सामान्यतः युवराज नियुक्त होते थे, परंतु सौराष्ट्र और जो प्राची था, सौराष्ट्र जिसकी राजधानी गिरिनाथ थी और प्राची या प्रासी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, में युवराज की नियुक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। मंडल प्रशासन की बात करते हैं। अभी हमने प्रांत की बात की, प्रांत से मंडल में आते हैं। देखिए प्रांत क्या है? मंडलों में विभाजित होते थे। तो प्रांत कमिश्नरियों में विभाजित थे। जो प्रांत थे वो कमिश्नरियों अर्थात मंडल में विभाजित थे, जिसे मंडल कहा गया। यहाँ का प्रमुख प्रदेष्टा अथवा प्रादेशिक नियुक्त होते थे। कुछ मंडलों के नाम यहाँ पर हम देखते हैं।
प्रांत और उसमें जो मंडल थे। जैसे पाटलिपुत्र में जो कौशाम्बी मंडल था पाटलिपुत्र के तहत था। शंपा जौगढ़ ये तोसली प्रांत में था, इसकी पहचान जौगढ़ के रूप में की जाती है। सुवर्णगिरी का जो मंडल था वो था इसिला, इसका उल्लेख ब्रह्मगिरी शिलालेख में होता है। यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने यहां पे क्या कहा कि जो कमिश्नरियां या मंडल थे इनके जो प्रमुख प्रदेष्टा अथवा प्रादेशिक दोनों शब्द मिलते हैं। तो जो प्रदेष्टा है ये अर्थशास्त्र में मिलता है, प्रादेशिक अशोक के अभिलेख में मिलता है। अब जिला प्रशासन की बात करते हैं, जिला प्रशासन की बात करते हैं क्योंकि प्रांत मंडलों में, मंडल जिलों में विभाजित थे। तो जिले को आहार या विषय कहा गया है। इसका प्रमुख अधिकारी विषय पति था। अशोक ने बाद में रज्जकों को जिले में न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया, जबकि इंडिका में जिले के अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा गया है। क्या कहा गया है? जिले के अधिकारी अर्थात जिला अधिकारी को क्या कहा गया है? एग्रोनोमाई कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिला। अब जिले के बाद क्या आता है? प्रांत मंडलों में विभाजित था, मंडल जिलों में, और जिले जो है संग्रहण में। संग्रहण क्या होते हैं? इसमें 10 से 15 ग्राम होते थे। इसका प्रमुख अधिकारी गोप था जो भू राजस्व के लेखों संबंधित था। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम प्रशासन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी। यहां का प्रमुख ग्रामीण था। क्या था? ग्रामीण था। और ध्यान रखिएगा जिले और ग्राम के बीच दो प्रमुख अधिकारी थे। जिले और ग्राम के बीच दो प्रमुख अधिकारी थे। एक स्थानिक, यह भू राजस्व वसूलने का कार्य करता था। दूसरा था गोप, यह भू राजस्व के लेखों से संबंधित था। इसको यहां डायग्राम से देख सकते हैं। एक बार देखिए, सबसे ऊपर आपका केंद्र है जहां राजा होता था, फिर ये प्रांतों में विभाजित था, यहां पे युवराज होते थे। दो जगहों पे सौराष्ट्र और प्राची और प्रासी में युवराज की नियुक्ति का जो है प्रमाण नहीं मिलता, उल्लेख नहीं मिलता है कहीं पे। इसके बाद प्रांत जो है मंडलों में विभाजित थे। यहां पर मंडल के जो अधिकारी होता था, सबसे प्रमुख होता था, वो प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहलाता था। प्रादेशिक अशोक के अभिलेख में मिलता है, प्रदेष्टा अर्थशास्त्र में। मंडल जो है ये आहार या जिलों में विभाजित थे, जिसे आहार या विषय कहा गया है। इसका जो प्रमुख होता था विषयपति या एग्रोनोमाई कहा गया या स्थानिक। देखिए इसके बाद संग्रहण होते थे। ये कुछ 10 से 15 गांवों का समूह होता था जहां का प्रमुख गोप होता था। और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जहां का प्रमुख जो था वो ग्रामणी था। कौन था? ग्रामणी था। यही जिले और ग्राम के बीच में दो जो है, इसमें दो प्रमुख अधिकारी मिलते हैं, स्थानिक और गोप। स्थानिक भू राजस्व वसूलने कार्य करता था और गोप जो था वो भू राजस्व के लेखों से संबंधित था। अब नगर प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो इंडिका में, मेगास्थनीज की इंडिका में नगर प्रशासन का उल्लेख है। इसमें नगर के अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा गया है। क्या कहा गया है? एस्ट्रोनोमाई कहा गया है। एग्रोनोमाई कौन होता है? जिलाधिकारी। जबकि नगर के अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा गया है। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक समूह द्वारा संचालित था, जिसकी 6 समितियां थीं और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। तो 5 × 6 कुल 30 सदस्य हो गए। गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं। अर्थशास्त्र पहली पुस्तक है जिसमें गुप्तचर व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जबकि इसके प्रमुख अधिकारी को मात्य सर्प कहा गया है। देखिए गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है, जबकि इसके प्रमुख अधिकारी को महामात्यप सर्प कहा गया है। गुप्तचरों के समानता दो प्रकार थे, संस्था और संचारा। संस्था वे जो एक जगह स्थिर रहकर के अपना कार्य करते थे। संचरा वे जो अपना स्थान बदलते रहते थे। अर्थशास्त्र में इसमें गणिकाओं की नियुक्ति का उल्लेख है। गुप्तचर व्यवस्था में न्याय प्रशासन की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र पहली पुस्तक है जिसमें न्याय व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इसमें दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है। दीवानी न्यायालय, इसे धर्म स्थीय कहा गया है। क्या कहा गया? दीवानी न्यायालय को धर्म स्थीय कहा गया है, उसका प्रमुख व्यवहारिक कहलाता था। जबकि दूसरा था फौजदारी न्यायालय, इसे कंटक शोधन कहा गया है। इसे कंटक शोधन कहा गया है। इसका मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा होता था। सैन्य प्रशासन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में चतुरंगणी सेना का उल्लेख मिलता है, जबकि प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल और 30,000 घुड़सवार थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकू सेना की संज्ञा दी। जबकि इंडिका में सैन्य प्रशासन का उल्लेख है। यह प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा संचालित थी, जिसकी 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। राजस्व प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो देखिए राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? भू राजस्व था, जिसे भाग कहा गया है। भू राजस्व को भाग कहा गया है। इसकी मात्रा 1/6 से 1/4 के बीच थी। 1/6 अर्थशास्त्र में बताया गया, 1/4 इंडिका में बताया गया है।
राज्य के अधीन जो भूमि थी उसे सीता कहा गया है। यहां से प्राप्त होने वाली आय को भी सीता कहा गया है। इसका मुख्य प्रमुख जो है सीता ध्वज था। इस भूमि पर शूद्रों, दासों एवं अन्य जनजातियों से कृषि कराई जाती थी। अर्थशास्त्र में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कर जो है वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। भाग, ये भू राजस्व के लिए प्रयुक्त शब्द है। उदक भाग सिंचाई कर, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। प्रणय, आपातकाल में वसूला जाने वाला कर था ये। विष्टि, बेगार या निःशुल्क श्रम। रज्जु, भूमि को नापने के लिए कर। चोर रज्जु, चोर को पकड़ने के लिए कर था। बलि, धार्मिक कर था। परिहीनक, यह राजकीय भूमि में पशुओं द्वारा चरने पर लिया जाने वाला हर्जाना था। पार्श्व, व्यापारी से अधिक लाभ पर वसूला जाने वाला कर था। विविध, चारागाह कर था। शुल्क, ये चुंगी कर था। अब सामाजिक दशा की बात कर लेते हैं कि सामाजिक दशा कैसी थी। देखिए, अर्थशास्त्र से पता चलता है कि समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों और जातियों में विभाजित था। इसमें ब्राह्मण की स्थिति सर्वोच्च और शूद्र की सबसे निम्न थी। परंतु कौटिल्य ने शूद्र को आर्य कहकर उसे अन्य वर्णों के साथ सेना में शामिल होने और कृषि कार्य करने की अनुमति दी। यद्यपि इंडिका के अनुसार भारत में 7 जातियां थी। कितनी? 7 जातियां थी। अर्थशास्त्र में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से अनेक वर्ण संकरों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कुल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है, जबकि इंडिका के अनुसार जो है वो दास प्रथा नहीं थी। मौर्य काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। अर्थशास्त्र में स्त्रियों के लिए असूर्यपश्या शब्द मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ है जो सूर्य के दर्शन ना कर सके, मतलब जहां वो रहती वहां सूर्य की रोशनी भी ना पहुंच रही हो। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि अब उनका अधिकांश समय घर के अंदर चारदीवारी में बीतने लगा। इस काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तक्षशिला, वाराणसी और उज्जैन। मौर्य काल में मनोरंजन के साधनों में पहले वाले साधन चले आ रहे थे। अर्थशास्त्र में पहली बार प्रेक्षणशालाओं का उल्लेख मिलता है। जिसमें कार्य करने वाले पुरुषों को रंगोपजीवी और महिलाओं को रंगोपजीवनी कहा गया। एक वर्ड शब्द मिलता है अनिष्कासनी, मतलब इसका क्या होता है? जो घर से ना निकले, महिलाओं के लिए। आगे चलते हैं। आगे मौर्य काल में आर्थिक दशा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र में वार्ता शब्द का उल्लेख है जिसका शाब्दिक अर्थ है वृत्ति का साधन, मतलब आजीविका का साधन। अर्थात कृषि, उद्योग, पशुपालन से जो अपनी आजीविका कमाते हैं उसके बारे में। तो कर्ता शब्द का उल्लेख, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वृत्ति का साधन, आजीविका का साधन है। जो लोग कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य से अपनी आजीविका चलाते थे उन्हें वार्ता कहा गया है। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की फसलों, खरीफ, रबी और जायद का उल्लेख है। इसमें गन्ने की अपेक्षा चावल की फसल की प्रशंसा की गई है। उद्योग धंधों की बात करें तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि इस काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग था। कौन सा उद्योग था? वस्त्र उद्योग जो है सबसे महत्वपूर्ण था। मौर्य काल में काशी, बंग, मालवा और कलिंग वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र थे। काशी, बंग आपका बंगाल में था, मालवा मध्य प्रदेश और कलिंग उड़ीसा वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र थे। पुण्यवर्धन जो कि पूर्वी बंगाल में स्थित है भी वस्त्र का केंद्र था। बंग का मतलब होता है विश्वविख्यात। बंग का जो मलमल था, बंग जो है बंगाल में स्थान था, यहां का जो मलमल था वो विश्व विख्यात था। रेशम के लिए कौशे शब्द मिलता है। क्या मिलता है? कौशे शब्द मिलता है, जबकि चीनी रेशम को चीनपट्ट कहा गया। मौर्य काल में खान उद्योग, जो माइन इंडस्ट्री थी, खान उद्योग भी महत्वपूर्ण था, जो राज्य के गहन नियंत्रण में था। मेगस्थनीज ने सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि धातुओं की खानों का उल्लेख किया है। इन उद्योगों के अतिरिक्त नमक उद्योग, मदिरा उद्योग, चमड़ा उद्योग, औषध उद्योग आदि भी महत्वपूर्ण थे। पत्थर तराशने का कार्य भी महत्वपूर्ण था। नमक जो है ये पंजाब की पहाड़ियों से मिलता था। सिक्कों की बात करें, मौर्य काल में मुख्यतः आहत सिक्के प्रचलित थे, जिन पर ठप्पा मारकर सूर्य, चंद्र, वृक्ष, पहाड़ आदि आकृतियां बनाई जाती थी। प्राचीन मौर्य काल में सोने, चांदी और तांबे तीनों धातुओं के सिक्के प्राप्त होते हैं। जो स्वर्ण के सिक्के थे ये कई प्रकार के थे, जैसे इनके कई नाम थे। निष्ठ, सुवर्ण। इसमें निष्ठ जो था वो भारत का सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का माना जाता है, निष्ठ को। चांदी के जो नाम मिलते हैं, पर्ण, करसारपण, धरण, रातमान। इसमें शतमान, ये शतमान है। इसमें पर्ण जो है ये मौर्यों का राजकीय सिक्का था। तो जो चांदी का पर्ण का सिक्का था ये मौर्यों का राजकीय सिक्का था। तांबा, इसके जो नाम मिलते हैं वो माशक, काकटी,
इत्यादि मिलते हैं। आगे व्यापार और वाणिज्य की बात कर लेते हैं। व्यापार और वाणिज्य को यहां पर देखते हैं। तो आगे आइए, देखिए मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य राज्य के गहन नियंत्रण में संचालित थे। इसके लिए पांड्याध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अर्थशास्त्र में दो व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ और दक्षिणापथ का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ और दक्षिणापथ का देखिए, यह है आपका दक्षिणापथ, ये जो कि आपका पुरुषपुर अर्थात पेशावर से प्रारंभ होकर के कहां तक जा रहा है, ताम्रलिप्त तक जाता है। और दूसरा था उत्तरापथ, जो कि इधर श्रावस्ती वाराणसी से होता हुआ, नहीं एक सेकंड उल्टा हो गया, ये आपका जो पुरुषपुर से जा रहा है ये उत्तरापथ है। पुरुषपुर से तक्षशिला, वैराट, मथुरा, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त होते हुए ये उत्तरापथ है। दूसरा है दक्षिणापथ, जो कि श्रावस्ती, वाराणसी, उज्जैनी से होते हुए पैठन तक जाता है, ये आपका दक्षिणापथ है। दो यहां पर आपको व्यापारिक मार्ग मिलते हैं, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। इसमें उत्तरापथ का जो मार्ग सबसे बड़ा था, जो पाटलिपुत्र से पुरुषपुर या पेशावर तक जाता था, पाटलिपुत्र से पुरुषपुर या पेशावर तक जाता था, और पूर्व में यह ताम्रलिप्त से जुड़ा हुआ था। जबकि दक्षिणापथ का मार्ग जो है ये श्रावस्ती, कौशांबी और उज्जैनी होते हुए, श्रावस्ती मैप में भी हमने देखा, श्रावस्ती, कौशांबी और उज्जैनी होते हुए दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक नगर पैठन या प्रतिष्ठान तक जाता था। इस काल के तीन महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से थे? पहला था गुजरात के तट पर स्थित भड़ोच, भृगुकच्छ या बैरी राजा। यह कहां पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात में स्थित यह पश्चिमी तट का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा बंदरगाह था। पश्चिमी देशों को अधिकांश निर्यात जो है यहीं से होता था। दूसरा है शोपारा या शुरपारम, यह महाराष्ट्र स्थित पश्चिमी तट का प्रसिद्ध बंदरगाह जो भड़ोच से जुड़ा हुआ था। तीसरा है ताम्रलिप्त या ताम्रलक, यह पश्चिमी बंगाल स्थित पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। इस काल में दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक नगर महाराष्ट्र स्थित पैठन या प्रतिष्ठान था। क्या था? पैठन या प्रतिष्ठान, जहां पे आपका जो दक्षिणापथ जहां अगर मिलता है। अब यहां पे यदि बात करें कि मौर्य काल में जो विभिन्न जगहों से जो हम चीजें मंगाते थे वो क्या थी? जैसे मध्य एशिया से हम आयात करते थे, घोड़ा आयात करते थे, चीन से चीनी रेशम, श्रीलंका से मोतिया हाथी दांत, सीरिया से मदिरा और नेपाल से चमड़ा। इन देशों के साथ हमारा व्यापार हुआ करता था। जबकि यहां से निर्यात की जाने वाली, मतलब भारत से भेजी जाने वाली वस्तुओं में क्या थी? वस्त्र, हाथी दांत, नील, मोती और बहुमूल्य लकड़ियां शामिल थी। यह जो व्यापार था वो मौर्यों के पक्ष में जाता था। आगे देखते हैं, बात करते हैं हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में। मौर्यकालीन कला के बारे में देखिए, मौर्यकालीन कला को दो भागों में लोक कला और राजकीय कला में विभाजित किया जाता है। लोक कला की बात करें तो लोक कला में स्थानीय स्तर पर अनेक निर्माण हुए, जिसमें पाषाण से निर्मित यक्ष और यक्षी की मूर्तियां प्रमुख हैं। हमें विदिशा के पास यक्ष और यक्षी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जो मध्य प्रदेश में, विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त चावर धारणी यक्षी की मूर्ति है, जो 6 फुट 9 इंच लंबी है। इसके अतिरिक्त मौर्य काल में उत्तरी काली पालिश वाले मिधभांड, जो कि मिट्टी के बर्तन होते थे, बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। राजकीय कला की बात करते हैं तो राज्य के गहन नियंत्रण में इन कलाओं का निर्माण हुआ। इसमें शामिल है नगर निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में उसका राजप्रसाद अर्थात राजमहल लकड़ी का बनवाया गया। इसके चारों ओर खाई थी। बाद में आए चीनी यात्री फाहियान ने इसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। स्तूपों का निर्माण देखिए, बौद्ध साहित्यों में अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय दिया गया है। इसमें सांची का महास्तूप और सारनाथ का धर्मराज्यिक स्तूप प्रमुख है। गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में पहली बार पाषाण को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया। अशोक ने बिहार की बराबर की पहाड़ियों में 2 गुफाओं और उसके पुत्र दशरथ ने बिहार की नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय को 3 गुफाएं काटकर दी। 3 कौन सी? गोपी, लोमर्सी और मणिथिका। घेरेदार कुओं का निर्माण मौर्य काल में पहली बार घेरेदार कुओं रिंग वेल्स का निर्माण किया गया। उड़ीसा के धौली से एक प्रस्तर हाथी, पत्थर के हाथी की आकृति भी प्राप्त होती है। स्तंभों के निर्माण की बात करें तो ये मौर्यकालीन कला और प्रौद्योगिकी के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाए गए। ये जो स्तंभ थे मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं, और ये एक ही पत्थर से निर्मित होने के कारण इन्हें एकाश्मक स्तंभ कहा गया है। इनकी लंबाई 30 से 50 फीट और वजन 1000 से 1200 मन के बीच में था। इन स्तंभों पर अवांगमुख
अवांग मुख मतलब होता है उल्टा कमल, और शीर्ष पर विभिन्न पशुओं की आकृतियां मिलती हैं, जैसे संकिसा जो फर्रुखाबाद में मिला है, संकिसा फर्रुखाबाद के संकिसा में यहां से प्राप्त एक स्तंभ पर शीर्ष पर एक हाथी की आकृति मिली है, उल्टे कमल के ऊपर हाथी की आकृति मिली है। और बिहार के चंपारण के रामपुरवा से जो मिला है, यहाँ इसके शीर्ष पर वृषभ की आकृति मिली है, बैल की। और जो सांची पे इस प्रकार का स्तंभ मिला है, यहाँ पर शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति मिली है सारनाथ स्तंभ में। यह अशोककालीन कला एवं प्रौद्योगिकी का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इस स्तंभ में अवाह हेव कमल अर्थात उल्टा कमल और इसके शीर्ष पर 4 सिंह घुटनों के बल पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं। उनके पैरों के बीच 24 तीलियों वाला एक चक्र है, जिसके चारों ओर 4 पशु हैं। ठीक है, 4 पशु कौन से हैं? हाथी क्या रिप्रेजेंट करता है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। घोड़ा बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है। बैल बुद्ध की यौनावस्था का प्रतीक है, और सिंह बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। भागती हुई अवस्था, ये चारों जो पशु हैं ये भागती हुई अवस्था में। सिंह के शीर्ष पर 32 तीलियां थी। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो इनके बीच में जो पैरों के बीच में जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है, यहाँ पे 24 तीलियां हैं, और जो सिंह के शीर्ष पर 32 तीलियां थी जो खंडित अवस्था में। सारनाथ का यह सिंह शीर्ष स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। इस सिंह शीर्ष स्तंभ की महत्ता इसी बात में है कि भारत सरकार ने इसे अपने राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया हुआ है। अब अशोक के उत्तराधिकारियों की बात करते हैं। ये कुल 232 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं, कुल 47 वर्षों तक। 41 वर्ष अकेले अशोक ने शासन किया था, और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी 47 वर्षों तक ही मौर्य काल को सुरक्षित रख पाते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद उसके कमजोर उत्तराधिकारियों ने शासन किया। इसमें कुणाल, अशोक का पुत्र, यह पुत्र ब्राह्मण धर्मानुयायी था। संप्रति यह जैन धर्म का पोषक था। इसने जैन आचार्य सुहस्तीन से दीक्षा ली थी। दशरथ, अशोक का यह पौत्र जो है, अशोक की भांति ही देवानप्रिय की उपाधि धारण की। आजीवक संप्रदाय के इस पोषक ने बिहार की नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं दान में दी थी, गोपी, लोमर्सी और वणितिका। तो ये आपके 3 गुफाएं थी। इसके बाद आता है बृहद्रथ। दशरथ के बाद बृहद्रथ, यह अंतिम मौर्य शासक था। इसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में इसकी हत्या कर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के डिक्लाइन के कारण क्या थे। अशोक की 232 बीसी में मृत्यु के बाद ही मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई है। अंततः 185 बीसी आते आते यह साम्राज्य समाप्त हो गया। विद्वानों ने इस साम्राज्य के पतन के अनेक कारण बताए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख जो है योग्य उत्तराधिकारियों की कमी थी। साथ ही अशोक के द्वारा युद्धों से दूरी बना लेना भी एक प्रमुख कारण रहा है। कुछ जो प्रमुख कारण उनकी बात कर लेते हैं। पहला, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना तथा उसके पक्ष में प्रचार आदि के कारण ही ब्राह्मणों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसकी चरम परिणति पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या में दिखाई पड़ती है। परंतु इस मत को हेमचंद्र राय चौधरी ने सफलतापूर्वक इसका खंडन किया है। अगला जो कारण बताया जाता है वो अशोक की अहिंसावादी नीति का। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसावादी नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी, परंतु यह मत भी सत्य प्रतीत नहीं होता है। अशोक ने कभी भी अपनी सेना भंग नहीं की, अपितु आठविक राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में उसने चेतावनी भी दी थी। वित्तीय संकट। डीडी कौशाम्बी महोदय के अनुसार अत्यधिक करों के कारण मौर्यों की अर्थव्यवस्था अशोक के बाद चरमरा गई। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमाएं बनाकर बनवाकर बेचते थे। चौथा कारण बात करते हैं अति केंद्रित शासन। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अति केंद्रित शासन व्यवस्था थी, सेंट्रलाइज शासन व्यवस्था थी। अधिकारी भी अप्रशिक्षित होते थे, अतः परवर्ती काल में इनका पतन हो गया। अगला कारण है दमनकारी शासन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट अमात्यों जो अधिकारी होते थे के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अशोक ने इसीलिए तोसली, उज्जैन एवं तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई, परंतु दूर के प्रांतों में दमन का अंत नहीं हो पाया इससे। और अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही तक्षशिला को साम्राज्य का जुआ फेंकने में तनिक भी देर नहीं लगी, मतलब ये मौर्य साम्राज्य से अलग हो जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा। अशोक देश एवं विदेश में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा, अतः उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की गतिविधियों की ओर ध्यान न दे सका। बाद में हिंद यमन, शक, कुषाण आदि का आक्रमण इसी सीमा पर होता है। अगला है योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव।
मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण यही था। वंशानुगत साम्राज्य तभी बने रह सकते हैं जब वंश में एक के बाद दूसरा योग्य शासक आता है। अशोक के बाद योग्य उत्तराधिकारियों का नितांत अभाव मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस पूरे वीडियो में मौर्य काल के संबंध में या जो उसके भिन्न पक्ष हैं उनको यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।